कि ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, 902 में रहते हैं। पर जियो तो सदमे में है और उसे कुछ याद नहीं होता। लियो जियो को बधाई देता है कि तुम सरवाइव कर पाई और वापस घर आ गई हो। अब ली का फ्लैशबैक दिखाते हैं। दरअसल ली एक कैब ड्राइवर था जो भूचाल वाले दिन 902 फ्लैट के ओनर को देखने आया था। फ्लैट खुला होता है तो वो अंदर जाकर उस बुजुर्ग औरत के पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी फ्लैट का ओनर जो रियल एस्टेट में काम करता है वो आकर पूछता है कि मेरे फ्लैट के अंदर तुम आए कैसे। तब ली उसका कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि ओनर ने ली से बहुत बड़ी रकम कैश लेकर उसे घर दिलवाने का वादा किया था और उस घर का ओनर घर बेचना ही नहीं चाहता, इसलिए ली इस आदमी से लड़कर अपने पैसे लेने आया था। पर वो कहता है कि मुझ पर केस कर लो, मैं कोर्ट में देख लूंगा। दोनों में मुठभेड़ होती है जिसमें ओनर ली के पेट में कैंची से वार करता है। गुस्से में ली उसका गला दबाने लगता है, फिर एक भारी चीज उसके सर पर पीट कर उसकी माँ के सामने ही उसे मार डालता है। तभी ली की वाइफ कॉल करके उसे कोसने लगती है कि तुम जैसा बेवकूफ इंसान दुनिया में है नहीं, तुम्हें ना शादी करनी चाहिए थी ना बच्चे करने चाहिए थे। ली बहुत ही डिप्रेस्ड होकर वहां बैठ जाता है कि अब क्या करूं। तभी भूचाल आया और वो 902 फ्लैट के ओनर की तरह लिफ्ट से नीचे आया और इस अपार्टमेंट का वो लीडर बन चुका है। वैसे भी अपार्टमेंट के लोग अपने पड़ोसियों को जानते नहीं, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता। सिर्फ 903 वाली जिहू उसे पहचानती थी और कोई नहीं, लेकिन फिलहाल वो भी सदमे में है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बता पाएगी। हफ्ते में एक बार सभी को राशन दिया जाता है, कुछ को कम कुछ को ज्यादा। अब एक एक्स पुलिस ऑफिसर आता है जिसे बहुत कम खाना दिया जाता है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता। पानी भी आधा ही कैन दिया जाता है। एक हफ्ते के लिए इतना कम खाना, ये सोचकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो भी क्या कर सकता था। ये सब देखकर मिजू बहुत ही उदास होती है। वो एक्स आर्मी ऑफिसर को एक पौधा देने के बजाय उसके घर जाती है तो वो छोटा बच्चा उसे पुकारता हुआ बाहर आने लग जाता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उसे अंदर जाने को कहता है ताकि कोई देख न ले। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा ली उस लड़के को देख लेता है। फिर वो जिहू के घर जाकर धमकाता है कि अगर कोई पूछे तो कहना मैं 902 में ही रहता हूँ, मेरा चेहरा अच्छे से याद कर लो, समझ गई। यहाँ मिजू जिहू से बड़े प्यार से बात करती है, पर अपार्टमेंट की दूसरी औरतें जिहू के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही बुरा कहती है। जिहू कहती है कि रिफ्यूजीज को बाहर निकाल कर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। तभी एक औरत डांटती है कि जब खाना नहीं था तब तो तुम आई नहीं, अपनी झोली खाली हो तो दूसरों की हम कैसे भरते। बड़ी आई हम पर उंगली उठाने वाली। तुम्हें वैसे अंदर आने किसने दिया? तुम्हें अंदर आने दिया ये हमारी मेहरबानी समझो, समझी। जिहू कहती है कि ये मेरा फ्लैट है, मेरे नाम पर है, मेहरबानी करने वाली तुम होती कौन हो? अब वो औरतें बिल्कुल चुगली करने लगती हैं कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गई है, इसकी माँ बेचारी कितनी भली औरत थी। जिहू उन पर चिल्लाने लगती है तो मिजू उसको लेकर बाहर जाती है। तभी जिहू मिजू को सच बता देती है कि 902 में जो रह रहा है, जिसे आप लोगों ने लीडर बना दिया है, वो इस अपार्टमेंट का आदमी है ही नहीं। वहाँ कुछ लोग सड़क की ओर भागते हैं। दरअसल इस अपार्टमेंट का एक आदमी बाहर गया था और बाहर वालों ने उसे मार डाला और दीवार पर उसके खून से लिख दिया है अब इस अपार्टमेंट से जो बाहर आएगा उसका भी यही हाल होगा। ये देखकर ली गुस्से में आर्मी ऑफिसर के घर जाकर सर्च करता है। बेड के नीचे वाले ड्रॉर में वो लड़का और उसकी माँ छुपे होते हैं। फिर सभी मिलकर आर्मी ऑफिसर को खूब मारते हैं और सारे रिफ्यूजीज को घसीट कर लेके आते हैं। उसके बाद ली सियोंग को बताता है कि मिजू भी जानती थी, लेकिन उसने हमसे ये बात छुपाई। आर्मी ऑफिसर और मिजू को भी पनिशमेंट मिलेगा। मिजू कहती है कि ली 902 का ओनर है ही नहीं, वो भी बाहर वाला है, क्या उसे पनिशमेंट दे सकते हो तुम लोग? ये सबको जानकर सियोंग बिल्कुल शॉक्ड होता है, पर फिलहाल उसे मिजू को कैसे भी करके बचाना होगा। वो ली से विनती करता है तो वो कहता है कल कमेटी फैसला करेगी, पर सियोंग उसके पैर पकड़ लेता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। ली कहता है ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें आज से 2 गुना काम करना पड़ेगा। इस तरह वो सियोंग का ब्रेन वॉश करता है और बेचारा सियोंग भी मान जाता है। फिर ली की टीम पूरे अपार्टमेंट को छान मारती है। करीब 10 फ्लैट ओनर्स ने रिफ्यूजीज को पनाह दी होती है। वे उन सबको घसीट कर बाहर निकालते हैं। फिर उन फ्लैट्स के बाहर रेड पेंट लगा देते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि ये लोग गद्दार हैं जो सिस्टम के रूल्स के अगेंस्ट रिफ्यूजीज को घर में छुपा रहे थे। उन 10 फ्लैट ओनर्स को भी सजा दी जाती है कि घुटनों के बल बैठकर 200 बार चिल्लाना है हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों को भी ये पनिशमेंट दी जाती है। अब ये जगह स्वर्ग नहीं जैसा कि अपार्टमेंट वाले सोच रहे थे, ये नर्क बन चुका है जहाँ तानाशाही चलती है। आर्मी ऑफिसर इस अन्याय को देख नहीं सकता। वो दीवार पर चढ़कर चिल्लाता है कि तुम सब जल्लाद बन चुके हो, सेल्फिश हो, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं बची। ऐसी जगह में रहने से तो अच्छा है कि सभी मर जाएं। उसकी शुरुआत मैं कर देता हूँ। ये कहकर वो नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। फिर उसकी लाश को वे जला देते हैं।
तभी जीहू ली को घूरती हुई जाती है, लेकिन इसी बीच ली को अजीब लगता है और वे देखते हैं कि फिर से भूचाल की तरह वो जगह हिल रही है और तभी आसपास की झील का पानी जमीन के अंदर से होकर इनके अपार्टमेंट के ठीक सामने झरने की तरह निकलता है। सभी खुश होते हैं कि पानी आ गया, पानी आ गया। इतने दिन ना तो नहाने का पानी था ना टॉयलेट जाने के लिए। अब वो कई सारे बकेट्स में पानी भर भर के अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं। यहाँ जीहू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन 902 के ओनर का कोरियर गलती से जीहू के घर डिलीवर हो गया। जीहू उसे 902 वाले को देने गई तो वो आदमी जीहू को गंदी नजर से देखने लगा और कहने लगा, मुझे पता नहीं था मेरी पड़ोसन इतनी खूबसूरत है, जब टाइम मिले तो मेरे घर आ जाना, एंजॉय करेंगे। ये कहकर उसने आंख मारी। इससे जीहू ने गुस्से में उसके मुंह पे दरवाजा पीटा और घर चली गई। प्रेजेंट में वो मिजू को बताती है, मुझे उसका चेहरा खूब याद है और ली वो आदमी है ही नहीं, वो झूठा है, हमारे बीच रहकर हमारे ही हाथों लोगों पर जुल्म करवा रहा है। यहाँ ली की टीम बहुत ही खुश होती है कि पानी मिल गया, लेकिन खाना सिर्फ एक हफ्ता ही चलेगा। अब अपार्टमेंट के बच्चों सहित ली कई लोगों को लेकर खाने की तलाश में निकलता है। मलबा और टूटे फूटे बिल्डिंग्स यानी कंक्रीट के टुकड़ों के बीच से वे एक फूड कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां दीवार पर एक छेद करके वे अंदर जाकर फूड इकट्ठा करते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो मिजू और जीव 902 की बालकनी को तोड़कर फ्लैट में घुस जाती है। वहाँ ओनर की बुजुर्ग माँ पड़ी होती है। मियो उससे पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है। वो ठीक से बोल नहीं पाती तो मिजू करीब जाकर सुनती है। बुजुर्ग अपने बेटे के बारे में कहने के बजाय बोलती है, मुझे भूख लगी है, खाना दो। फिर वे उसे खाना देती हैं। वे देखती हैं कि ओनर की सड़ी हुई लाश वॉशिंग मशीन में ठूसी गई है। वहाँ फूड कोर्ट से बहुत सारा खाना लेकर ये लोग निकल रहे होते हैं कि ऊपर से कुछ लोग इन पर पत्थर फेंकने लगते हैं कि तुम अपने अपार्टमेंट में किसी को आने नहीं देते, लेकिन तुम लोग हर स्टोर में जाकर चीजें लूट सकते हो क्या? ये कहाँ का नियम, कहाँ का न्याय है? वे पेट्रोल बॉम्ब भी फेंकते हैं जिसमें ग्वेम के बेटे को आग लग जाती है। सियोंग उस पर कंबल ओढ़कर आग बुझाता है। अब ली उन हमलावरों में से 5 लोगों को शूट कर देता है। बाकी लोग डर डर के भाग जाते हैं, लेकिन ग्वेम का बेटा मर चुका होता है और बाकी लोगों को बहुत चोट आई है। ली भी ऑर्डर देता है कि जो होना था हो गया, अब अगले मिशन की तैयारी करो। इस पर ग्वेम उसे चांटा मारती है कि मेरे बच्चे की बलि चढ़ाकर तुम ये कहना चाहते हो कि जो हो गया हो गया। लेकिन इसी बीच ली के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। अब वो एक्स पुलिसमैन जिसका पैर ठीक न होने की वजह से ये लोग उसे आधा खाना देते थे, वो अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। सभी पूछते हैं तो वो कहता है, मुझे बाहर एक जरूरी काम है। यहाँ ली लेक्चर देता है कि अगर मेरे जैसा लीडर यहाँ नहीं होता तो बाहरी लोग सब कुछ लूट चुके होते, तुम सब भूखे मर गए होते, इमोशनल होने का ये वक्त नहीं। तभी मिजू चिल्लाती है, तुम कौन से दूध के तुले हो? दूसरे इंसानों को मारकर जीना क्या जीना है? तुम जैसा सेल्फिश आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब ली के डेपुटीज मिजू को रोकते हैं कि लीडर से जबान मत लड़ाओ, समझी? अच्छा, तुम्हारे लीडर का असली चेहरा देखना चाहते हो तो लो, देख लो। ये कहकर मिजू असली ओनर का पर्स उनके आगे फेंकती है। उसमें 902 के ओनर की आईडी, उसका एड्रेस प्रूफ सब कुछ होता है। फिर वो उस वॉशिंग मशीन को उठा लेते हैं जिसमें ओनर की लाश है। अब सच्चाई जानकर लोग भड़क जाते हैं और ली पर करते हैं हमला शुरू। सियोंग सबको रोकता है। ली चिल्लाता है कि हाँ, मैंने इसे मार डाला, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर इस अपार्टमेंट को बचाया है। भूल गए उस दिन को जब आग लगी थी और तुम में से किसी ने हिम्मत नहीं की थी उसे बुझाने की? तब से लेकर मैंने खुद को इस अपार्टमेंट के लोगों की भलाई में लगा दिया। आगे भी मैं वही करूंगा। इस आदमी ने मेरे पैसे ऐड कर मुझे घर दिलाने का वादा किया, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया और फिर मैं इसके घर गया, इसकी हत्या कर दी। अब 902 फ्लैट मेरा है, समझे? पर फ्लैट ओनर्स उसे बाहर निकालते हैं क्योंकि वो इस अपार्टमेंट का आदमी नहीं है। ली चिढ़कर जीव को देखता है और समझ जाता है कि उसने मिजू को सच बताया होगा। वो जीव को खींचकर उस गड्ढे में डाल देता है जहाँ ये लोग शौच वाला प्लास्टिक फेंकते हैं और वो गड्ढे में गिरकर मर जाती है। इसके बाद सियोंग को गुस्सा आता है। वो उसे शूट करने जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। ली गन छीनकर कहता है कि पहले इसमें बुलेट डालना सीखो, बेवकूफ कहेंगे। अगर मुझे मार डाला तो तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा। बाहर का कोई भी आकर सब कुछ लेके जाएगा और तुम लोगों को भगा भी देगा, समझे? तभी एक्स पुलिस ऑफिसर बाहर के लोगों को लेके आता है और कहता है, सब कुछ तोड़ दो, किसी को मत छोड़ना, सबको मारो, जो हाथ लगे लूट लो। अब ली अपार्टमेंट वालों को अंदर न जाने को कहता है और बाहर वालों को शूट करने लगता है। इस लड़ाई में सियोंग को भी चोट आ जाती है। सियोंग और मिजू किसी तरह अपने अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। मिजू को एक जगह सेफ करके सियोंग दरवाजा बंद करने जाता है कि कुछ लोग उस पर चाकू से वार करते हैं, लेकिन तभी मिजू वहाँ का हीटर निकालकर 1-2 आदमी को जला भी देती है। वे मिजू को मारने लगते हैं तो सियोंग उन्हें पीटकर मिजू को कैसे भी करके बचा लेता है। तब भी मिजू कहती है कि प्लीज उनकी जान मत लेना, वो बेचारे बेबस होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर दोनों उस फ्लैट से बाहर निकलते हैं। यहाँ हर तरफ से बड़ी तादाद में लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं। सियोंग किसी तरह मिजू को बचाना चाहता है, किसी भी तरह। बाहर वाले भी पूरी प्लानिंग करके आए हैं।
वे एक बॉम्ब फेंकते हैं और अपने लोगों को दूर भागने को कहते हैं, पर ली उसे उठाकर उन्हीं पर वापस फेंकता है, लेकिन बॉम्ब बीच में फटता है तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। सियोंग और मिजू बचकर निकलते हैं। कई लोग लहूलुहान हालत में पड़े होते हैं। ली को भी बहुत चोट आ जाती है और बहुत खून बहता है उसका। वो अपने फ्लैट में आराम करने जाता है। धीरे धीरे उसकी जान निकल रही होती है। यहाँ सियोंग को भी चाकू लगा है तो उसका भी बहुत खून बहता है, पर पति पत्नी अब अपार्टमेंट में रहना नहीं चाहते और बाहर वालों के साथ मिलकर रहने के लिए निकलते हैं। मरने की हालत में भी ली शूज उतार कर ही घर के अंदर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन बाहर के लोग शूज पहनकर अंदर आते हैं और चीजें लूटने लगते हैं। ली बड़बड़ाता है कि शूज पहनकर मेरे घर में क्यों आए, घर गंदा हो जाएगा, बाहर जाओ। इस तरह आखिर तक मेरा घर कहते कहते वो मर जाता है। जो आदमी भूचाल से पहले बेवकूफ और लूजर की लाइफ जी रहा था, भूचाल के बाद उसने इस फ्लैट पर ही नहीं इस पूरे अपार्टमेंट पर राज चलाया और आखिरकार एक घिनौनी मौत मर गया। अब अपार्टमेंट में बचे हुए लोग यहाँ नहीं रहना चाहते और बाहर निकल जाते हैं। वे मलबे के बीच किसी तरह गुजारा करने लगते हैं। अगली सुबह सियोंग मरा हुआ पड़ा होता है। मिजू बहुत रोती है। कुछ औरतें उसे हिम्मत देती हैं कि ऐसा होना ही था। सब मिलकर एक छोटा टूटा फूटा घर ढूंढ लेती है जहाँ खाना भी होता है। मिजू पूछती है, क्या मैं भी यहाँ रह सकती हूँ? वो औरतें कहती हैं, इसमें पूछने की क्या बात है, इस धरती पर जो भी है वो हम सब का है, मिल बांट कर रहेंगे। तुम्हें जो जगह पसंद है ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मिजू सोचती है कि ये उदारता और सहजता उसके अपार्टमेंट के लोगों ने क्यों नहीं दिखाई, उनमें क्यों नहीं रही। कल के लिए बचा कर रखना या अपने लिए ढेर सारी चीजें इकट्ठा करना, ये सब इन औरतों की भावना बिल्कुल नहीं है। कल के बारे में बहुत सोचेंगे तो हम अपने लिए चीजें बटोरने लगेंगे, दूसरों से छुपाकर खुद के लिए बचा कर रखने की सोचेंगे। यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। सिर्फ आज में जिएंगे तो सभी खुश रह पाएंगे। खाना मिलेगा तो सब बांट कर खाएंगे, नहीं मिला तो सब भूखे रहेंगे। इनकी सोच और इस तरह की लाइफ मिजू को बिल्कुल ठीक लगती है और वो बहुत ही खुश होती है। आखिर में टूटे पड़े कंक्रीट बिल्डिंग का दृश्य दिखाकर इस मूवी का दी एंड होता है।